इसमें जो है हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, अब बटन वटन लगा ले मिस्टर, कुछ दिखता है? कहाँ दिखेगा, ज़्यादा दूरी पर बैठा है। क्यों से रे यार, कितना बोर हो जाते होगी रे मेरे क्लास में। मेरा क्लास ऐसे भी बड़ा बोरिंग होता है ना। डेली हमको संवरने में जो है कम से कम 20 मिनट लगता है मेकअप टेकअप करने में। हम लोग जो है प्रोडक्शन फंक्शन में थे। इसका दो तरह का होता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन शॉर्ट रन होते हैं। तो इसमें देखो एक कंसेप्ट होता है, हम लोगों ने देखा आइसोकॉस्ट आइसोक्वेंट का कंसेप्ट है ना। आइसोक्वेंट यानी इक्वी आइसोक्वेंट कर्व, या क्या कहते हैं, इक्वी प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं आइसोक्वेंट कर्व को। तो इससे जो है आप इक्वी प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं या आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहेंगे। आइसो क्वेंट कर्व कहिए, आइसो प्रोडक्ट कर्व कहिए, है ना। या इनडिफरेंट प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, इनडिफरेंस प्रोडक्ट कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते। तो देखिए इसका हम लोग प्रायः 3 शेप होते हैं। जब जो है दोनों इनपुट्स अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है, डाउनवर्ड। सेकंड होता है कि अगर परफेक्टली नहीं है, इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट से, तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। और एक होता है कंप्लीमेंट हो, दो इनपुट्स और दोनों क्या एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो, तो क्या होगा, एल शेप्ड बन जाएगा। ये 3 शेप ना बनेगा, उसको मोड़ दी। अब जो है इसकी जो है स्लोप ऑफ जो है आइसोक्वेंट कर्व को क्या बोलते हैं, MRTS, K फॉर L, L फॉर K या K फॉर L क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। बात समझ में आ रहे हैं। तो ये जो है मार्जिनल प्रोडक्शन किसी भी इनपुट का जो होगा तब तक जो है पॉजिटिव होगा जब तक ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। आइसोक्वेंट जब तक कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तब तक क्या होगा, ये इसका जो है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल थ्रू आउट, जहाँ माने जब तक ये डाउनफॉल हो रहा है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहे हैं। अगर इसका शेप जो है थोड़ा इस ढंग का हो, ऐसी से जो है आपको निकलेगा कौन सा चीज, कि और हम आपको जो समझाने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन में ही एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक रीजन भी बोल सकते हैं। इसका हम उच्चारण रेन करते हैं, REGION। प्राय लोग रीजन भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ती है रे, रीजन पढ़ती है, हम इसको रेन भी पढ़ते हैं, REGION। अच्छा, रीजन ऑफ प्रोडक्शन रीजन के जगह पे आप जोन भी लिख सकती है, समझ रही है। रीजन की जगह पर आप जोन भी लिख सकती है, हाँ, या एरिया भी कह सकती है। इकोनॉमिक एरिया ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन या एरिया ऑफ
प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एरिया, बस समझ आ रही है? इकोनॉमिक एरिया मतलब कि जिस एरिया में वो जो है, इसी को बोलते हैं आप क्या? फिजिबल एरिया। हाँ, फिजिबल एरिया। इसी को बोलते हैं फिजिबल एरिया। यानी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई भी प्रोड्यूसर, अच्छा कोई भी प्रोड्यूसर केवल अकेवल फिजिबल एरिया में, वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज पॉसिबल। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था फिजिबल पॉसिबल, पढ़े थे ना कल के डेट पिछले क्लास में, कि फिजिबल मीन्स पॉसिबल। जहाँ जिस जगह पर जो चीज़ पॉसिबल हो, उस एरिया, उस जोन को क्या बोलते हैं? फिजिबल एरिया, फिजिबल जोन, जहाँ पर जो चीज़ संभव हो। जैसे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई खाली मैदान है, जैसे वो राम कौन सा मंदिर वहाँ पर है, रामलीला मैदान है ना, बगल में है ना रामलीला मैदान। इधर से जाने पर ये सिंपल, इधर कोई जाओगी, किधर से आती है तुम? क्लासेस से? मार देंगे यहाँ से तो दिमाग खराब हो जाएगा। इधर से आती है, किधर से आती है? जोड़ा गिरजाघर सामने है, तो वो रास्ता से कौन, इधर जो रास्ता जाती है? हंसता क्यों है? मलिक बाजार किधर बोलते हैं? अरे तो ये तो इधर चला गया। जैसे कि यहाँ से रोड पर गई, जैसे यहाँ से उतरी, फिर आप इधर हाथी है, हाँ तो इधर हाथी से तुम इधर मुड़ गई ना। हाँ तो जो इधर पार्क सर्कल जो ब्रिज भी है, फ्लाईओवर, ये हो गया, ऐसे मुड़ गई तो वही कला मंदिर वगैरह में चली गई, और उधर से चली गई तो ये इधर 42 आ जाएगी, उधर चली जाएगी वहाँ तो जगत बिल्डिंग, कौन बिल्डिंग है, फिर आ जाएगी ठीक वहाँ पर बिरला प्लानिटेरियम के पास, तारामंडल के पास, यही सब ना रे। अच्छा, तो मान ले कि किधर से भी गई आई, अब यहाँ पर कोई मान लो कुछ देर के लिए मान लिए कि कुछ हद तक विक्टोरिया पार्क की है, अब वहाँ कोई कहे कि वहाँ खेती करना है, गेहूं उपजाना है, तो क्या वो फिजिबल एरिया है? बस समझ आ गया ना फिजिबल एरिया? कि फिजिबल एरिया का मतलब जहाँ पर जो चीज़ पॉसिबल हो, वो उस क्षेत्र का, उस काम का लिए वो फिजिबल होता है। अब यहाँ हम लोग जो है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो फिजिबल एरिया है कि हम इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत बेहतर पढ़ा लेंगे तो पढ़ा लेंगे, लेकिन अब अकाउंट पढ़ाने जाए तो मेरा फिजिबल एरिया नहीं है, मैं उसको नहीं समझा पाऊँगा बढ़िया से। टैली सीखिएगा तो टैली में बेहतर ढंग से अकाउंट सिखला दूंगा, क्योंकि हमको टैली आता है, अकाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टैली तो बहुत सारी चीज़ को खुद कर देता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को, ट्रायल बैलेंस बना देता है खुद, पोस्टिंग खुद कर देता है, बैलेंस शीट खुद बना देता है। परीक्षा हो जाने दो, है ना, फिर क्लास देंगे, मन लगेगा तो जुड़ जाना, नहीं मन लगेगा तो उतने में सीख के काम खत्म। देंगे जो है सीखती है, टैली वगैरह जानती है तो काहे ना सीखती है। अच्छा, तो तुम फुर्सत कब होगा? आए 4 तारीख और शादी ब्याह में है, तो कितना व्यस्त रहती है? ओ सीए फाउंडेशन कर रही है। ऐसे एगो लड़की थी सीए करती थी, उसको कितनों कहते थे कंप्यूटर सीखने का, नहीं है सीखती थी, लास्ट में जाके जब परीक्षा उरीक्षा निकल गई तब फिर बोली कि सर अब जो चीज़ आप उस समय कहते तो वो चीज़ अभी से करना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि हाँ तो लेकिन क्या होता है कि जो उसके लिए फोकस रहता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो पहले फोकस करता है अपना सब्जेक्ट पर, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें मैथ भी है, मैथ जो है फर्स्ट लेवल में आए, तो मैथ कौन सा है उसमें? टोटल पढ़ा देगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल, वो जो 3rd सेमेस्टर में है। हाँ तो अगर सीए का वो वाले मैथ पढ़ना होगा तो क्लास दे देंगे, या तो 3rd सेमेस्टर में जाएगी तो तुमको खुद ब खुद पढ़ लोगी,
या अगर अभी पढ़ लोगे तो फिर थर्ड सेमेस्टर में मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम टोटल वही है थर्ड सेमेस्टर का। फिजिबल एरिया, तो इकोनॉमिक जोन या फिजिबल जोन मतलब ये समझ में आ गया कि जहाँ पर कोई चीज़ पॉसिबल हो, कोई चीज़ किया जाना संभव हो, उस एरिया को क्या बोलते हैं, फिजिबल एरिया। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का कौन सा एरिया को फिजिबल एरिया कहते हैं, इसको करने के लिए हमें मदद मिलती है आपका आइसोक्वांट कर्व से। आइसोक्वांट कर्व से क्या कैसे मिलती है कि इसको देखें। आइसोक्वांट कर्व से कि आप क्या करते हैं, एक बड़ा सा एक्सिस लेते हैं, इसमें जो है आप आइसोक्वांट बनाएंगे। इसका शेप कुछ माने कह सकते हैं इरेगुलर शेप लेंगे, मतलब कि आप देखेंगे कि आप यहाँ से इसको लेते हुए आप ऐसे ले जाइए, ये भी एक आइसोक्वांट का शेप है, समझ रही है। अच्छा, फिर आप इसके अंदर फिर एक शेप ले लीजिए, इस ढंग से लीजिए, ये हो गया। ये आइसोक्वांट का 3 आइसोक्वांट्स लिए, मान लेते हैं, है ना ऐसा शेप बना हुआ, देख उसमें 2-3 गो कर्व होगा। आइसोक्वांट है, यही तो आइसोक्वांट है। आइसोक्वांट मान लेते हैं 10 है, आइसोक्वांट मान लेते हैं 20 है, ये हाँ यही एक समझाया गया है इसमें, यही बात समझाने के लिए इसको बनाया जाता। आइसोक्वांट कर्व का एक बने कि कोई भी आइसोक्वांट कर्व है ये होता है, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह का शेप बन जाए तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये इसका टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका टेंजेंट हो गया, यहाँ पर ये इसका टेंजेंट हो गया, यहाँ पर ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट खींचेंगे, क्यों टेंजेंट खींचेंगे उसकी मीनिंग है, यहाँ पर इसकी टेंजेंट हो गई, फिर इसकी टेंजेंट यहाँ हो गई, इसकी टेंजेंट यहाँ हो गई, है ना। ये बात ये समझाने के लिए कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट हुई तो यहाँ पर एमपी के क्या हुआ, ए पॉइंट पर एमपी के 0 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ऊपर खड़ी लाइन हो गई। पॉइंट ए पर क्या है, पॉइंट ए पर क्या है, एमपी के आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और इसके बियॉन्ड ए, बियॉन्ड ए अपसाइड क्या होगा, एमपी के आपका निगेटिव हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, अरे वर्टिकल लाइन हो गई तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन 0। चाहे जितना भी आप जो है इनपुट्स बढ़ाइए कैपिटल का, टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा। हाँ पहले ऊपर वाले को समझे, पहले ऊपर वाले को समझे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर लेबर का स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। जब भी कोई कर्व हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो जाए उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी डिफर कर जाएगा लेकिन स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो 0 हो जाएगा ना। कोई भी वर्टिकल या जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल है, नहीं समझी। तो जब भी कोई भी कर्व वर्टिकल हो, माने जो टेंजेंट पॉइंट वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वहाँ पर स्लोप हमेशा क्या माना जाएगा, 0। कुछ कहना चाह रही है,
तो यहाँ पर ये जो बनाए जाते हैं तो माने एक आइसोक्वांट मैप को बनाते हैं, इस शेप में बनाते हैं कि एक पोर्शन के बाद ये क्या होगा कि ये फिर ये पॉजिटिवली राइज करेगा, ये करेगा, ये आपका बढ़ता जा रहा कॉनकेव हो जाएगा। यहाँ से तो कन्वेक्स है, यहाँ से क्या हो जाएगा वो कॉनकेव हो जाएगा। और उसी चीज़ को जब नीचे से जाएंगे तो यहाँ से अपवर्ड राइजिंग हो जाएगा। या तो इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आइसोक्वांट का शेप कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि इसका देख ये टचिंग ऊपर से है तो कॉनकेव हो गया। या इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स तो है लेकिन अपवर्ड राइजिंग हो जाएगा। तो जब कभी भी आइसोक्वांट का या तो उसका कॉनकेव पोर्शन में जाइए या अपवर्ड राइजिंग पोर्शन में जाइए, दोनों स्थिति में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो निगेटिव हो जाएगी। और जहाँ से ये टर्न होगा, समझ रही है, माने जहाँ से इसकी कन्वेक्सिटी टूटेगी या जहाँ से ये अपवर्ड होना शुरू होगा, उसके बीच का जो पोर्शन होगा वहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, फॉल होगी लेकिन क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी बिटवीन ए एंड बी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल दोनों पॉजिटिव है। लेकिन आप बियॉन्ड ए जाते हैं जब ये कॉनकेव हो जाता है या जब ये अपवर्ड राइजिंग हो जाता है तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी किसकी चली जाएगी, कैपिटल की पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव। अगर यहाँ से जाते हैं तो किसकी हो जाएगी, लेबर की हो जाएगी। बात समझ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर हम IQ 1 यानी कि 10 पर जो है वो काम करना चाह रहा है तो उसकी जो एरिया है, पॉसिबल एरिया A to B ही पॉसिबल एरिया है, इसके ये बियॉन्ड नहीं जाकर काम करेगा या इसके बियॉन्ड जाकर, इस पॉइंट के बियॉन्ड जाकर वो प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं करेगा। अ रैशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रोड्यूस in the economic zone. Economic zone, that is the feasible area in which a producer can operate his or her production process. और इन्हीं दोनों के बीच में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनपुट्स पॉसिबल होगा, इसके बियॉन्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रही है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि आइसोक्वांट का हम लोग कन्वेक्स टू द ओरिजिन करते हैं, लेकिन अगर हम उसका एक शेप बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें समझना है क्या, RIDGE रिज लाइन्स है ना, हम लोग को समझना है क्या, इसमें कंसेप्ट रहता है रिज लाइन्स। रिज लाइन्स का मतलब हो गया कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स कि जैसे होता है ना बजट लाइन, तो बजट कॉन्स्ट्रेंट हुआ ना कि उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का स्पेलिंग क्या होगा रे, यही ना, बाउंड्रीज है ना, कि आपका एक सीमा है। रिज लाइन्स क्या है, दैट इज द प्रोड्यूसर्स बाउंड्रीज। बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी कंटिन्यू। बस समझ आ रहे हैं? तो अब ये रिज लाइन्स होता क्या है, व्हाट इज द रिज लाइन्स? नहीं, प्रोड्यूसर्स के लिए कांस्टेंट तो ऐसो कॉस्ट हो गया, यहां पर तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव में ही रहेगा। मतलब कि बियॉन्ड ए और बियॉन्ड बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स इधर जीरो, जीरो कहाँ पर होगा, जहाँ पर एकदम जो है स्ट्रेट होगा,
माने इसके पैरेलल हो जाएगा या इसके पैरेलल, उस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। इसके बाद इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, निगेटिव मानी जाएगी। अब बिटवीन दिस पॉइंट्स इसकी जो है प्रोडक्टिविटी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। कौन सी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये तो टोटल प्रोडक्शन को दिखा रहा है ना, ये तो टोटल प्रोडक्शन को दिखा रहा है। अच्छा, सेम केस यहां पर देखिए, मान लेते हैं सी पॉइंट पर और यहां पर डी पॉइंट पर। अगर इस प्रोडक्शन लेवल पर जाना चाहेगा तो उसकी बाउंड्री लेवल क्या होगी, सी और डी के बीच में। बात समझ में, सेम एनालिसिस उसमें भी हो जाएगा। उसी तरीका से इसमें ये पॉइंट या इस पॉइंट, तो तीन मान लिया कि उसके पास 3 जो है प्रोडक्शन लेवल है, या तो वो 10 यूनिट्स या 20 या 30 को प्रोडक्शन प्रोसेस में रखना चाहता है। बात समझ में आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हम आइसोक्वेंट का ये शेप एक बनाते हैं। आप लोग उसको एक बार देखिए, किताब तो है नहीं, है किताब, उसमें नहीं होगा, हायर क्लास में मिल जाएगा, नहीं होगा तो गूगल जिंदाबाद, पढ़ के देखिएगा रिज लाइन्स। तो अब देखिए क्या है कि आइसोक्वेंट कर्व पे वह माने कि आइसोक्वेंट लाइन पे यानी आइसोक्वेंट कर्व पे, ठीक है, जब उसका शेप आपका अपने ये अपवर्ड राइजिंग भी हो, कॉनकेव भी हो, कन्वेक्स भी हो, सिंपल, ये तीनों पोर्शंस को लेकर अगर आप आइसोक्वेंट बनाती हैं। हम लोग तो केवल इतना ही पोर्शन पर काम करके निकल जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप पढ़ते हैं तो एक जो है कंसेप्ट आपका रिज लाइन्स का आता है। तो रिज लाइन्स को समझाने के लिए, रिज लाइन्स का मतलब हो गया कि डेट इज द प्रोड्यूसर्स बाउंड्री, है ना। अब बिटवीन द रिज लाइन्स डेट इज द इकोनॉमिक जोन ऑफ फिजिबल एरिया वेयर अ रैशनल प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू हिज और हर प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? तो अब क्या है कि अब यहां पर EF ले लेते हैं, क्यों रे, EF हो जाता है। तो 3 हम लोगों ने ये लिया। ऐसे तो अभी तक हम लोगों ने इस बात को पढ़े कि ये होता है नेवर कट्स ईच अदर और भी जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन अगर हम इसका आइसोक्वेंट का अगर हम ये शेप बनाते हैं कि कॉन्वेक्स से फिर ये कॉनकेव कर दें और नीचे से फिर इसको अपवर्ड राइजिंग कर दें, क्योंकि ये दोनों को टच तो नहीं करेगा, इस लाइन से काट के बाहर नहीं जाएगा, इस लाइन से काट के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कर्व है तो प्रोडक्शन नेगेटिव तो होगा नहीं। बस समझ में आ रहे हैं। उस स्थिति में जब जिस पॉइंट पर वो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनपुट्स की 0 हो जाएगी, उसको हम लोग पॉइंटेड आउट कर लेंगे। तो एक जहाँ से ये कर्व जो है कॉनकेव हो जाए या जहाँ से ये अपवर्ड राइजिंग हो जाए, वो पॉइंट मैंने मैक्सिमम पॉइंट है, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो जब मोर देन 1 मैंने कह सकते हैं ये आइसोक्वेंट कर्व पे रहता है, और उससे जब हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है ना। और अगर हम नीचे वाली लाइन को मिलाना चाहें, किसी भी तरीका बन सकता है, स्मूथनेस भी बन जाएगा। तो ये 2 लाइन्स हुई, अतः इसी लाइन्स को इसीलिए यहाँ कहा गया रिज लाइन्स। इसको L बोलते हैं, OL NOR। तो कह सकते हैं कि रिज लाइन्स या रिज लाइन्स R हो जाएगा, है ना, या रिज लाइन और रिज लाइन is the locus of different points where marginal productivity of inputs is 0. The line that joins the points on different isoquants where marginal productivity of inputs is 0 is known as रिज लाइन। क्या लिखा है डिफिनेशन उसमें, पढ़ तो ना, लिख, बोल।
तो डिफिनीशन ऑफ रिज लाइन खोज। हाँ, डिफिनेशन कहाँ दिया? डिफिनेशन फाइनली डिफिनेशन देगा कहीं पर। यस, output combination within these ridge line to produce may given level of output, thus the zone showing all input ना वो तो फिजिबल एरिया हो गया। तुम क्या बोली रे महासभा? एक मिनट रुक जा, कम से कम, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिज लाइन के तुम्हारे पास मटेरियल्स नहीं है तो यहाँ से पढ़ लेगी, क्योंकि एक सवाल रिज लाइन पर हो सकता है परीक्षा में, तो यहाँ ये समझे रहेगी ये आइसोक्वेंट के साथ ही पढ़ाया जाता प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के पहले, क्योंकि आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे हैं तो उसी समय रिज लाइन्स को भी ले ली जाती है। क्या लिखा है? रिज लाइन्स लिखा है कि रिज लाइन लिखा है? अच्छा, हाँ, RIDG ना, रिज लाइन्स डी, हाँ हाँ हम गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये रे हंसेगी रे, DG रिज लाइन्स। हाँ देख आर लिखा ना, आर द लोकस, लोकस का देख यूज कर दिया, हम लोग बार बार लोकस का यूज किए थे बजट में, इंडिफरेंस कर्व में, तो आइसोक्वेंट कर्व में भी लोकस की बात कर सकते हैं, हर चीज लोकस। लोकस का मतलब ज्वाइनिंग लाइन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, द लाइन दैट ज्वाइंस मोर देन वन पॉइंट्स इज नोन एज लोकस। शुरू हम पढ़ते थे ना इंडिफरेंस के, तो लोकस, तो सोचते थे लोकस क्या होता है, लोकस क्या होता है, परीक्षा तो पास कर गए, बाद में समझ में आया, एक जगह लिखा हुआ था लोकस अंडर ब्रैकेट द ज्वाइनिंग लाइन, तब क्लियर हुआ कि अच्छा इसका मतलब ये होता आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स, आ गया ना, पॉइंट्स, हाँ, ऑफ एन आइसोक्वेंट, हाँ आइसोक्वेंट। अब देख आइसोक्वेंट, अब जो आइसोक्वेंट टर्म नहीं जाना पढ़ा, हाँ एक से अधिक ना होगा, डैश दिया है कि नहीं आइसोक्वेंट में? दिया है ना, आइसो अलग वर्ड है, प्रीफिक्स है, आइसोक्वेंट्स एन आइसोक्वेंट नहीं होगा तब रे, पॉइंट्स ऑफ आई, अरे पगली एंड रहेगा रे, तो फिर आइसोक्वेंट्स कैसे लिखेगा? इतना तो पढ़ी लिखी है ना, गूगल लिख दिया तो लिख दिया, तो यहाँ क्या लिख देगी एन को हटाने के लिए? कई जगह होता है, द में आप सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, तो लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द आइसोक्वेंट्स ऑफ या वेरियस आइसोक्वेंट्स। एक आइसोक्वेंट पढ़े पाग, यहां पर देख, यहां पर जब ये लाइन, अगर मान लो एक लाइन को छोड़ दें तो ये वाला जो है ये अलग अलग आइसोक्वेंट के ये ना है ना, आइसोक्वेंट इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये तो दो को लाइन्स हैं, आइसोक्वेंट इज द, इज भी लगा सकते हैं, रिज लाइन, रिज लाइन इज द लोकस ऑफ locus of various points of different isoquants where marginal productivity of input is 0। बात समझ में आ रहे हैं? इसलिए एन और जो है दोनों एक साथ नहीं लगेगा, गूगल को भी करेक्ट किया जा सकता है। हाँ, तो रिज लाइन्स आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ वेरियस आइसोक्वेंट्स, है ना, वेरियस लिख देते हैं, वेरियस आइसोक्वेंट्स। अब बात समझ में आ रही है? आइसोक्वेंट्स वेयर, यही नरे,
हाँ, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट्स, इनपुट की बात करेंगे, एक इनपुट, अलग अलग इनपुट, नीचे लेवर है ऊपर कैपिटल है, तो एक इनपुट की जो क्योंकि यहाँ पर जब जाओगे, यहाँ पर देखो लड़कियाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ ए पॉइंट पर तो केवल आपका कैपिटल का ना जीरो होगा, किसी एक इनपुट का ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगा। अगर हम OL लाइन पर जाएंगे तो OL लाइन पर जहां पर भी हम रहेंगे वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब किसका, कैपिटल का होगा, और नीचे वाले में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसका हो जाएगा, लेबर का हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट कर दे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट है ना, इज जीरो। हाँ, अब हो गया कि ओवर, अब क्या हो गया कि अब जब इस बात को समझाना है तो आपको आइसोक्वांट का शेप कैसा रखना होगा, ओवल रखना होगा। तो ओवल का मतलब उसका ऊपर वाला सिरा खुला रहेगा, ओवल तो पूरा हो जाएगा, कैप्सूल शेप हो जाएगा। अरे कैप्सूल होगा ना बदमाश ऐसे, ये ना ओवल हुआ, तो हमारा तो ये पोर्शन नहीं ना है, हमको तो केवल आपको ये लेना है ओवल शेप। बात समझ में आ रही है? तो खैर ये डिफिनेशन क्लियर हो गया ना, और भी अलग अलग 2-3 लोकेशन में इसके डिफिनेशंस को पढ़ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई कि रिज लाइन रिफर इज रिज लाइन ज्वाइंस द पॉइंट्स of different isoquant curves where marginal productivity of the input is zero। सिंपल। अब जो है इस स्थिति में इन दोनों जोन के बीच में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है अपना, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? ये एरिया हमारा इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? ये हमारा एरिया इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। इस एरिया से बाहर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस एरिया को ही किस नाम से जानते हैं, फिजिबल एरिया या फिजिबल जोन। द एरिया बिटवीन द रिज लाइन्स इज नोन एज फिजिबल एरिया और इकोनॉमिक जोन। बियॉन्ड दिस बाउंड्री द एरिया इज नोन एज इन इकोनॉमिक या अन इकोनॉमिक जोन। नॉन इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, अन इकोनॉमिक भी कह सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक जोन वेयर अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट, है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका एक एक कंसेप्ट, ये ऊपर वाला को तो कहते हैं कि रिज लाइन कौन कौन हो गया, OL लाइन एंड OR लाइन। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिज लाइन्स हो गए। समझ में आ गए? और बोलिए क्या समझा दें? आप ये बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पे एमपी के जीरो के, ठीक है, मान लिए उससे समझ आ गया कि इकोनॉमिक जोन वो होगा, लेकिन एमपी के जीरो कैसे होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट। तो इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि वो एमपी के जीरो कैसे, वहां पे एमपी के जीरो क्यों है? हाँ, क्योंकि जब कभी भी किसी भी कर्व पे अगर आप वहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं, अगर वो वर्टिकल हो जाए, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वहाँ पर हमेशा जो है उसकी जो स्लोप हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो किसी भी चीज की डिफरेंस को हम जब करते हैं, क्योंकि मार्जिनल हमेशा क्या है, डिफरेंस है। वर्टिकल है तो वो तो बढ़ ही रहा है ना, के ऊपर आप मान रहे हैं कहाँ? अरे तो यहां से कहाँ बढ़ रहा है? यहां के बाद तो ये घूम गया ना, इस पॉइंट पर जीरो है। इस पॉइंट पे कैसे जीरो है? के का तो वैल्यू है, वो उसमें तो एक्सिस पर थोड़ी ना है। कौन सा? सर आप के जीरो बता रहे हैं। नहीं, के का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन, माने डिफरेंस। मार्जिनल कैसे निकालेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? हाँ 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 हाँ, करेक्ट। आपका जो है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कैसे निकालेंगे? यस, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल क्या लिखेंगे? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन कैपिटल। हाँ, तो टोटल प्रोडक्शन जो है यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आइसोक्वांट पर सेम रह गया ना। आइसोक्वांट पर तो आपका देखिए इस पॉइंट पर आप इसके यहां पर अगर आप बढ़ाते हैं, यहां पर अगर आप देखते हैं, अब इसको हम यहां पर बना दें, ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन होता है, नो डाउट। देखिए एक चीज और भी ये देखिए, अच्छा ये बता रहे हैं, एक चीज और देखिए कि MRTS इक्वल टू क्या होता है, MRTS K फॉर L इक्वल टू क्या लिखते हैं, MPL MPK। ये प्रूव करने आता है कैसे होता है, जैसे MRS इक्वल टू क्या होता है, MRS बाई फॉर एक्स, जैसे K फॉर एक्स L हुआ ना, तो बाई फॉर एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पे मेजर किया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई। ये प्रूव करने आता है। ये किस पर आ गया, ये इंडिफरेंस कर्व का हो गया, आईसी कर्व पर हो गया, और ये किसका, आईसी कर्व का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। क्यों मिश्रा, आपको समझ में आ रहा है लड़का? ये क्या होगा, आइसोक्वांट का ये स्लोप हो गया ना, आइसोक्वांट का स्लोप हो गया। तो अब अगर कुछ देर के लिए इसको अगर प्रूफ करना हो तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आता है प्रूफ करने? देखो आपका एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए, महासभा कभी कभी प्रश्न में आपको घुमा कर दे देगा कि देखिए चूंकि टू कमोडिटी मॉडल है, ठीक इसी ढंग से जैसे MRTS है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सिखा देंगे तो ये भी सीख जाइएगा, MRTS निकालना भी। क्लियर? तो अगर आपको अगर यूटिलिटी यही सिखला देते हैं कि MRTS है ना, K फॉर L है, हम लिखते हैं सीधे MPL बाई MPK। इसकी चर्चा चल रही थी, इसी को सिखा दें। तो दरअसल ये टू इनपुट्स मॉडल है, और याद रखिएगा कि आइसोक्वांट वो हमेशा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में यूज होता है, क्योंकि इसमें एक L और K दोनों वैरी करता है, दो ही इनपुट्स है, दोनों वैरी कर रहा है। तो जब ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल तो वो कौन सा हो जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए यानी टू इनपुट मॉडल है, तो आउटपुट जो है आपके पास किसका फंक्शन हो गया, लेबर एंड कैपिटल का। समझ रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल का। अब देखो कि
क्यू को हम एल के रिस्पेक्ट में एक बार वैरी करके देखते हैं, फिर क्यू को के रूप में वैरी करके देखते हैं कि क्या जो है डिफरेंस आता है। इसको बोलते हैं पार्शियल। एक बार एक को रहने देते हैं, एक दूसरे एक वेरिएबल से उसको ऑपरेट करते हैं, बात समझ रही है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो टोटल इफेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को पार्शियल कर देंगे और फिर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। जैसे जस्ट लाइक आपके पास यूटिलिटी है, आपको यूटिलिटी में क्या हो गया, दो कॉम्बिनेशन यूज करना है, आपको यूटिलिटी में दो कॉम्बिनेशन यूज करना है, एक कुछ यूनिट्स ऑफ एक्स को करना है, कुछ यूनिट्स ऑफ वाई को करना है। तो देखते हैं कि अगर हम वाई को नहीं यूज करते तो एक्स से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर हम एक्स को रहने देते हैं और किसको करते हैं, वाई को करते हैं, तो देखते हैं कितना यूटिलिटी मिलेगी, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, ये ना होगा। हाँ, तो अब क्या करते हैं, हम यूटिलिटी को क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। यूटिलिटी को क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहिए, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। उसी ढंग से प्रोड्यूसर क्या करना चाहेगा, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, टोटल आउटपुट को। तो इसको जो है टोटल जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी भी चीज की मैक्सिमाइजेशन के लिए फार्मूला पड़ी होगी, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कुछ है, किसी भी चीज को आगे क्लास में पढ़ोगी कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी कंडीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए उसका पहला जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, एक कंडीशन है। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका जो डेरिवेशन निकालेंगे, टोटल डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में, यानी कि ये डी क्यू मतलब हो गया कि टोटल डेरिवेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे कि न्यूमेरिकली या अलजेब्रिक जो है हम उससे इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए उसका पहला डेरिवेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में बात आ रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे कि डेवा क्यू बाई डेवा एल, इसको डेवा पढ़ते हैं, क्या हो गया नाक मेरे, नहीं रे, देख ये एक डेल्टा है, डिफरेंशिएशन में यूज होता है, लिमिट करेंगे तब। एक होता है डी, ये भी डिफरेंशिएशन के लिए होता है। एक होता है ये ना, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं। और अगर ये ऐसे घूम गया तो ये हो गया डेवा, डेवा ग्रीक लेटर्स है, डेवा सिंबल खोज, लिख डेवा सिंबल, हाँ हाँ देख 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 सीख लेगी रे कुछ कुछ, ये सब काम लगता है। ये पार्शियल डेरिवेशन में होता है श्रेया, डेरिवेशन पढ़ियोगी तो एक होता है टोटल डेरिवेशन, एक होता है पार्शियल डेरिवेशन। तो जब कभी पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ डी नहीं लिखते हैं, समझ रही है। तो पार्शियल क्या कर रहे हैं कि टोटल आउटपुट को लेवल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। है रे डेवा सिंबल, ग्रीक लेटर होगा, डेवा सिंबल ग्रीक लेटर। तो क्या होगा, टोटल को किसके रिस्पेक्ट में, इसको पढ़ेंगे डेवा, देख तो आया रे ग्रीक लेटर्स है, नहीं ग्रीक लेटर्स डेवा सिंबल, देख ग्रीक लेटर डेवा सिंबल, ग्रीक लेटर्स में आएगा। ग्रीक लेटर्स करके देख तो रे श्रेया,
है। ग्रीक वेट व्हाट है, डेल्टे में आ जाएगा डेवा। अरे श्रेया डेल केवल ऐसा सिंबल है। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसा है सिंबल दिखा। हाँ वैसा तो लिखा है, डेल लिखा है, इज यूज द सिंबल डी सिंबल ऑफन कॉल्ड डेल इज यूज टू डिस्टिंग्विश पार्शियल डेरिवेटिव फ्रॉम ऑर्डिनरी सिंगल वेरिएबल्स। हम इसको डेवा पढ़ते हैं, डेल लिखा है ना, DEL लिखा। चल ठीक है, हम भी करेक्ट हो गए, क्योंकि हमारे टीचर डेवा बोलते थे इसलिए हम डेवा आज तक बोलते रहे, है ना। पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल की तो बात हम कर रहे हैं, पार्शियल का मतलब समझा रहे हैं महासभा। पार्शियल का मतलब ये हुआ कि हमें L और K इन दोनों का इम्पैक्ट Q पर देखना है। तो टोटल इम्पैक्ट कितना होगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल को L से कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे DL प्लस फिर टोटल को किससे करेंगे, K से, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, DK। और किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका टोटल डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, 0। तो डेवा क्यू बाय डेवा डेल क्यू बाय डेल L इक्वल टू MPL, DQ बाय DL MPL, और बगल में क्या लग जाएगा, DL प्लस क्या हो जाएगा, MPK और DK। अब क्या करोगी, अब क्या करेगी इसमें कि MPK को राइट में ले आते हैं, है ना, या इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, MPL MPK कर देते हैं, MPK DK माइनस में हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, MPL DL, यानी कि अब यहाँ होगा माइनस DK बाई DL इक्वल टू MPL बाई MPK। और यही जो माइनस हुआ इसी को बोलते हैं MRTS, K फॉर L। यही हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी को आपको परीक्षा में पूछ सकता है, एक तो मार्जिनल MPL बाई MPK लिख दोगी, या लिखना पड़ेगा क्या, माइनस डेल्टा K बाई डेल्टा L। दिस इज द वैल्यूज ऑफ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन MRTS KL का वैल्यू क्या होता है, ये तो इसका ये हो गया ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। ऐसे क्या लिखेंगे, डेल्टा K बाई डेल्टा L, है ना, जैसे उसी में, हाँ जैसे कि MRS में जब हम लिखेंगे तो MRX में क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा Y बाई माइनस डेल्टा X लिखेंगे। दो बार माइनस नहीं, सॉरी, एक माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, है ना, माइनस तुम्हारा आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब हम इसको वैल्यूज को निकालेंगे तब ये हो जाता है क्या, MPX बाई, हाँ सॉरी, MUX बाई MUY। अब देखो यहाँ पर समझने की चीज है, यहाँ पर आपका Y ऊपर है X नीचे है, लेकिन जब मार्जिनल में उसको लेकर आएंगे तो X ऊपर हो जाएगा Y नीचे हो जाएगा। परीक्षा में दे सकता है MRTS इज इक्वल टू माइनस डेल्टा L बाई डेल्टा K, या माइनस डेल्टा K बाई डेल्टा L, या प्लस डेल्टा K बाई डेल्टा L और प्लस डेल्टा K बाई डेल्टा L। तो
जब भी डेल्टा के रूप में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, माइनस में। माइनस को इधर ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन या टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होते चला जाता है। अतः माइनस साइन किस चीज़ को शो करता है कि उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है लगातार रेट क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उस स्थिति में y ऊपर होगा, k नीचे होगा, यानी x नीचे होगा। लेकिन जब उसको मार्जिनल में कन्वर्ट करेंगे तो x ऊपर हो जाएगा, यानी l ऊपर हो जाएगा, k नीचे हो जाएगा। लेकिन डेल्टा में जब लिखेंगे तो डेल्टा में k ऊपर होगा और l नीचे होगा। तो आपको परीक्षा में ये बातें पूछी जा सकती है। और कुछ? हाँ, तो आप यहां पर जो आ गए, कोई भी जैसे मान लिया इसमें किसी में भी आ गई और ये हमारे पास कर्व है, तो अगर हम यहाँ पे ये जाते हैं तो यहाँ पर जो है अगर हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप इसके आइसोक्वांट कर्व के डेरिवेशन को करेंगे इस पॉइंट पर, तो आप देखिए ना इसका स्लोप निकालिए ना, डिफरेंस निकालिए। ये तो टोटल प्रोडक्शन है ना, तो टोटल प्रोडक्शन में आप यहाँ पर इसका स्लोप निकालिए तो कैसे निकालिएगा, क्योंकि अगर आपका लाइन ऐसे रहे तो आप तो इस पॉइंट पर स्लोप निकाल, या कोई भी चीज़ को आप ऐसे कर लीजिए ना, अगर आपका कोई भी कर्व ऐसे है तो अगर आप यहाँ पर चाहती हैं तो यहाँ पर तो स्लोप निकल जाएगा, कि एक लाइन यहाँ से लीजिएगा, इस लाइन को स्लोप निकाल लेंगे तो इस पॉइंट पर जो है इसकी पता चल जाएगी मार्जिनल कितनी होगी। क्योंकि मार्जिनल क्या है कि जिस पॉइंट पर हमको मार्जिनल निकालना है टोटल कर्व पर, वहाँ से उसको टेंजेंट कर देते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर टेंजेंट करती हैं तो हमारे पास ए लाइन आ रही है टेंजेंट लाइन, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे तो उसकी हमारे को मार्जिनल हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो है इसकी स्लोप को आप कैसे मेजर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ना, लेकिन वर्टिकल में आप बताइए ना कि कैसे उसका आप निकालेंगे स्लोप, निकलेगा? क्योंकि आपको डिफरेंस ही नहीं मिलेगा। चूंकि के के वर्टिकल रिस्पेक्ट में है, और अगर यहाँ ये होता तो ये एल के रिस्पेक्ट में माना जाता। लेकिन अगर आप इसको इसमें ले लीजिए ना, कुछ हद तक आप अगर टोटल प्रोडक्शन कर्व लेते हैं तो मान लेते हैं कि हम लेवल की जगह क्या ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। तो अब जो है लेबर के रूप में कैपिटल हम ले लेते हैं, यहाँ आउटपुट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पर लेते हैं, ठीक है, तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बात समझ में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर टेंजेंट लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ कोई ना कोई स्लोप मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाता है ना कोई भी चीज़ें। जहाँ से भी कर्व अपना जो है बेंडिंग चेंज करता है, तो जिस पॉइंट पर वो चेंज करता है उस पॉइंट पर वैल्यू कांस्टेंट माना जाता है। तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो उसके डिफरेंस 0 हो गई ना। आप यूँ समझिए कि जैसे ही कोई भी आपका कर्व या माने अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो वहाँ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। या कह सकते हैं कि जिस पॉइंट, जैसे कि टॉप यही है तो ये आपका जो है मान लेते हैं कुछ देर के लिए डॉट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है तो यहाँ पर जो है क्या माना जाएगा, स्लोप इसका 0 नहीं होगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल हुआ तो 0 नहीं हुआ, सिंपल सी बातें हैं। तो उसी तरीका से किसी भी कर्व पर अगर हमारा जो है टेंजेंट जो है या तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाए या तो वो वर्टिकल हो जाए। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, लेकिन हमको तो इसके स्लोप से मतलब है। आप इसके मेजरमेंट में क्यों जा रही हैं, आप जा रही हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को देख रही हैं, लेकिन हमारा तो कंसिडरेशन केवल इस लाइन के स्लोप पर होनी चाहिए ना, बाकी चीज को तो इग्नोर कर देनी चाहिए। चूंकि वो ये के रिस्पेक्ट में है,
हाँ यहाँ एल की, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो है इसके रिस्पेक्ट में आया, चूंकि ये जो है इसके रिस्पेक्ट में ना आपको इसको डायग्राम को बना रही हैं, और यहाँ पर इस पर इस हॉरिजॉन्टल के या इस एक्सेस को ले लिया है कि ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, इसमें इसका भी इसका इसके साथ इसका ले लिया रिलेशन, और हॉरिजॉन्टल में इसका रिलेशन ले लिया। ये चीजें हैं, आई बात समझ में। और महासभा तुम्हारे तो कुछ बुद्धि में घुसा है, कुछ ना घुसा। तो आज हम लोग यहीं पर करते हैं, टाटा बाय बाय दफीस। गम नहीं करने का, हमेशा बुलंद रहो। हुआ शांति मिला इतना दिनों से ये हो रहा था।